नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने जनरल बी के क्लासेज पर आरआरबी, एनटीपीसी और ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेज चलने वाली है। इकोनॉमिक्स से आज हमारी बैंकिंग, कौन थे भैया, बैंकिंग नामक चैप्टर हम क्या कर चुके थे भैया, पढ़ रहे थे बैंकिंग। और इस बैंकिंग की भी आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी भैया, दूसरी क्लास होगी। और बैंकिंग में मैंने तुम्हें बैंकिंग के कुछ कार्य बताए थे। इस तरह से बताया था भैया, बैंक क्या करता है, बैंकिंग कुछ कार्य करती है सरकार के माध्यम से। जैसे मतलब सरकार ने कुछ कार्य बैंकिंग को सौंपे हैं, जिसे कहते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या करते हैं बैंक कुछ कार्य करती है, जिसमें आरबीआई होती है हमारी। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था भैया, नोटों का निर्गमन करना, नोट छापना, और क्या करना, बाजार में कितना पैसा रहना है, और किस बैंक को कौन सी व्यवस्था में कब लोन देना है, और किस सेक्टर में लोन बांटना है, वो सब चीजें क्या थी भैया, वो बैंकिंग के कार्य थी। तो आरबीआई लिखेंगे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें मैंने तो बताया भैया, बैंक जो दो तरह से कार्य करती है। कितने तरह से, दो तरह से कार्य करती है। पहली कौन सी आ जाएगी भैया, पहली आ जाएगी मात्रात्मक उपाय, मात्रात्मक। दूसरी आ जाएगी भैया गुणात्मक। तो जो मात्रात्मक इकाई थी, उनमें सरकार, उनमें बैंक किस तरह से काम कर रही थी, उनमें बैंक काम कर रही थी एसएलआर के माध्यम से। दूसरा सीआरआर। तीसरा क्या कर रही थी बैंक भैया, उसमें तीसरी कर रही थी भैया रेपो रेट। चौथी रिवर्स रेपो रेट दर। चौथी कौन सी थी भैया, चौथी थी इसमें बैंक दर। पांचवी थी इसमें, मतलब ये अर्थव्यवस्था के वे बिंदु थे जिन पर क्या आरबीआई महंगाई को, मंदी को नियंत्रण कर रही थी, बाजार को नियंत्रण कर रही थी इन बिंदुओं के आधार पर। दूसरी यदि मात्रात्मक उपाय थी, वो क्या थे भैया, सीधी कार्रवाई बैंकों के ऊपर, सीधी कार्रवाई कमर्शियल बैंक के ऊपर। मतलब यदि कोई बिजनेस बैंक आरबीआई की बातें नहीं मानता, तो आरबीआई क्या करता, उसके ऊपर सीधी कार्रवाई करता, उसका लाइसेंस वगैरह रद्द कर लेता। तो इसमें दो चीजें थी जिनके बारे में डिटेल से देखेंगे। चौथी क्या थी भैया, मार्जिन मनी थी, मार्जिन मनी। पांचवी इसमें क्या जाएगी, तीसरी क्या जाएगी इसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। पांचवी क्या जाएगी भैया, प्रतिभूति, प्रतिभूति विक्रय। तो इसी के अंतर्गत छठी क्या जाएगी भैया, छठी व्यवस्था इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगी, छठी जो व्यवस्था थी बैंकिंग के अंदर। जैसे मतलब आरबीआई को बाजार से पैसा सूंघना है, तो क्या करेगी, आरबीआई यहाँ से अपने बॉन्ड जारी करेगी, अपने बॉन्ड बेच देगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं इस बैंकिंग में अपनाई जा रही थी महंगाई को नियंत्रण और वगैरह करने के लिए। तो इसी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था भैया, इसी सीरीज में हम अपना एस एल आर जो पहला टॉपिक था इसे हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सी आर आर। अगर हमने एस एल आर के प्रभाव देखे, एसएलआर किस तरह से प्रभावित करेगा। एसएलआर क्या होता था, जब मैंने तुम्हें बताया था कि भैया कुछ निश्चित हिस्सा है, 100 रुपए सरकार के पास में जमा हुए, तो उसका 18% हिस्सा आरबीआई अपने पास रख ले रही थी, कि जिससे जिससे कि ये कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा पैसा बाजार में ना बांट दें। क्योंकि यदि अधिक लोन ये वगैरह देंगे कमर्शियल बैंक, तो बाजार में पैसा अधिक मात्रा में पहुंच जाएगा। जब पैसा बाजार में अधिक पहुंच जाएगा, तो पहुंचने के बाद क्या होंगी, चीजें अपडेट हो जाएंगी, जनता के पास में पैसा अधिक पहुंच जाएगा। अधिक पैसा पहुंचेगा तो उनकी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो चीजें क्या होंगी, मांग बढ़ने पर क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मांग और पूर्ति के सिद्धांत मैंने तुमको बताया था, उन सिद्धांत वगैरह को सबसे पहले पढ़ाने का यही रीजन था। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे भैया ऑप्शन ए डाल करके मात्रात्मक उपाय पढ़ रहे थे। इसी मात्रात्मक उपाय में हमने एसएलआर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीआरआर। सीआरआर हेडिंग डाल लेंगे भैया, सीआरआर। इसकी फुल फॉर्म होती है कैश
रिजर्व रेशियो, मतलब नगद आरक्षित अनुपात से कहेंगे कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। कैश रिजर्व रेशियो यहाँ से की फुल फॉर्म में पूछी जाती है, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा ऑप्शन इसका हिंदी में क्या नाम आ जाएगा भैया, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। अब ये नगद आरक्षित अनुपात में देखेंगे होता क्या है। इस तरह से देखो भाई, ये क्या है, ये कोई कमर्शियल बैंक है, या फिर इसको इस तरह से बना देंगे। ये बैंक है कोई, क्या है भैया ये बैंक, इसे लिख सकते हैं एसबीआई या फिर पीएनबी, इस तरह से लिख सकते हैं भैया। यहाँ पर कोई कस्टमर है ग्राहक, क्या है ये, यहाँ पर एक कस्टमर है ग्राहक, जनता, इसे लिखो जनता। अब यहाँ पर बात आती है आरबीआई की। ठीक है भाई, अपना आरबीआई मान लो इसे, आरबीआई कह सकते हैं, फिर कहेंगे रिजर्व बैंक। इसे यहाँ से बनाने का एकमात्र रीजन है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये क्या भैया आपका रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक है। अब यहाँ से ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे भैया सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इस जनता ने इनके पास में 100 रुपए जमा करे, 100 रुपए बैंक के पास में जमा करे, इस बैंक के पास में क्या करे भैया, 100 रुपए जमा कर दिए बैंक में। अब इस बैंक के पास कुल मिलाकर कुल पूंजी कितनी हुई, कुल पूंजी कितने रुपए की हुई भाई, 100 रुपए ही तो थे जहां पर जमा हुए, तो 100 रुपए यहाँ पर हुए। अब इस आरबीआई ने कहा कि भाई देखो 18 रुपए तो तुमने एसएलआर के रूप में हमारे पास जमा करे, लेकिन इन 100 रुपए में से 100 रुपए का जो 100 रुपए हो या कुल पूंजी का, कुल पूंजी का एक निर्धारित हिस्सा तुम्हें कहाँ रखना, हमारे पास रखना, और वो भी पूंजी के रूप में, वो भी नकद रूप में रखना। कहाँ पर, आरबीआई के पास में। बैंक ने कहा भी क्यों है ऐसा, मतलब जरूरत क्यों पड़ी इन चीजों की, तो आरबीआई ने कहा देखो जरूरत तो इनकी इसलिए पड़ी क्योंकि यदि आपको 100 रुपए मिले बैंक को जमा करने के लिए, 100 रुपए मिले, और आपने वो 100 के 100 रुपए लोन के रूप में बाजार में बांट दिए, तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। बैंक कहेगा ठीक है जी। अब आपके मन में एक सवाल हो रहेगा जी, ये एसबीआई पीएनबी वाले पागल आदमी थोड़ी है क्या, ये कोई पागल थोड़ी है जो पूरा पूरा पैसा ऐसे बांट देंगे। मैंने कहा बताओ भी इनके कितने कर्मचारी होते हैं बैंक वालों के, जो कमर्शियल बैंक होती है। चलो आरबीआई की तो सैलरी बैंक सरकार से मिल जाएगी, लेकिन इनके तो सैलरी अपने खुद के माध्यम से निकालनी है, और वो सैलरी को निकालेंगे कैसे, तो सैलरी को इस तरह से निकालेंगे, यहाँ से 100 रुपए जमा हुए, 100 रुपए, एक ग्राफ में आपको दूसरा बनाकर दिखाऊं यहाँ पर समझने के लिए, छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ये कोई बैंक है, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, ये क्या है, जनता है, जनता कह दो या ग्राहक। इन्होंने 100 रुपए जमा करे यहाँ, 100 रुपए जमा कर दे यहाँ। अब इसी बैंक ने, देखना इसी बैंक ने वो 100 रुपए यहाँ पर दे दिए लोन के रूप में, यहाँ से लिए 5% पर, 5% पर लिए, और यहाँ पर बेच दे दिया वो 10% पर, कितना 10% पर दे दिया, तो सीधा सीधा इस व्यवस्था में कितने रुपए का फायदा हुआ उसे, 5% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, या 5 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 5 रुपए का जो लाभ उसे हो रहा, इसी लाभ को कमाने के लिए, अधिक से अधिक लाभ को कमाने के लिए सब बैंक क्या करेगा, लोन बांटना शुरू कर देगा। ये कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन बांटना शुरू कर देंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है आरबीआई के लिए कि भाई आपको इन सभी बैंकों के ऊपर बैठाया जा रहा है, आप इन सभी को निर्धारण करोगे, जैसा कि मैंने तुम्हें कल बताया। बैंक वालों ने कहा ठीक है। अब इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ, आरबीआई ने पकड़ लिया कि भाई जितना पैसा तुम्हें मिल रहा तुम सारा का सारा नहीं जमा करोगे,
क्योंकि ये जो जनता ना, ये वाली जो तुम्हारे पास में ये जमा हो रहे थे 100 रुपए जमा हो रहे थे, और ये तुम लोन के रूप में दे रहे थे। अब ये जो जनता है, इस जनता ने तुमसे नु थोड़ी गई है कि मैं तुमसे पैसे लेने ना आने की। तुम बेशक इसे 5% का ब्याज दे रहे हो, कितना, बेशक तुम इसे 5% का ब्याज दे रहे हो, लेकिन लेकिन यदि ये आज पैसे जमा करने आ गए और इनको कल पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहां से पैसा दोगे? आप कहां से पैसा दोगे? तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। कमर्शियल बैंक ने कहा जैसे एसबीआई, पीएनबी ने, ठीक है सर ये इस बारे में तो हमने सोचा नहीं, तो बैंक ने कहा तो अब सोचिए, अब आपको क्या करना है, आपको बॉन्ड खरीद लेने हैं। क्या खरीद लेने भैया? बॉन्ड खरीद लेने हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या करना है, आपको अपनी कुल पूंजी का 4%, ध्यान रखना, कुल पूंजी का जमा, कुल अनुपात का 4% आपको बैंक में जमा करके रखना। उस पर तुम्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि आपको जब जरूरत पड़ेगी, आपके पास में जनता पैसा मांगने आए, तो आप हमसे वापस मांग लीजिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम? CRR, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसे रखने का एकमात्र रीजन ये भी है क्योंकि ये कमर्शियल बैंक है, ये बैंक अधिक लोन ना बांटते हैं, अधिक लोन ना बांटे, इन्हें बढ़ाने का ये रीजन भी है। दूसरा होगा क्या भाई, अब बैंक की दर इन्होंने 4% कर रखी है, CRR की दर, हो सकता है गवर्नमेंट चेंज कर देगी, संविधान में लिखा हुआ कि 4% ही रहेगी, ये घट बढ़ जाएगी RBI के अनुसार। घटेगी बढ़ेगी कैसे? घटेगी बढ़ेगी कैसे वो देखो। अब सरकार को लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार को लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है बाजार के अंदर। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार क्या कहेगी कि अब तुम्हें CRR 4% नहीं, तुम्हें 8% जमा करना हमारे पास में कुल जमा पूंजी का। भैया इससे महंगाई का क्या मतलब है? इससे महंगाई का क्या मतलब है? तुम कह रहे हो 4 से बढ़ा के इसको 8 कर दें, इससे महंगाई का क्या मतलब होगा? अब देखो, पहले तो इन्हें अपनी जमा पूंजी का 4% RBI के पास जमा करना पड़ रहा, लेकिन जैसे ही महंगाई बाजार में बढ़ी, महंगाई बढ़ने के बाद क्या हुआ, RBI ने नई रेट लागू करी कि अभी अब आपको CRR का 8%, कुल जमा पूंजी का 8% बैंक में जमा करना, मतलब 4 रुपए अधिक फालतू जमा करने। तो अब इन बैंकों के पास में तो पूंजी कम हो जाएगी ना, कमर्शियल बैंकों के पास में जैसे ही पूंजी कम हुई, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपनी लोन की दर बढ़ा देंगे। जब जनता को कितने परसेंट पर लोन मिल रहा, समझो पहले जनता को 5% पर लोन मिल रहा था, कितने पर? 5% पर लोन मिल रहा। अब RBI की दर खुद ही 8% होगी CRR की, तो इसे बढ़ाकर यदि कितना करें, इसे बढ़ाकर ये कर देंगे 10%, ये 10% इसे बढ़ा करेंगे, तो क्या आप लोन लेने जाओगे? आप सोचोगे यार अभी तो लोन की दर बहुत महंगी है, आप लोन नहीं लोगे। क्या करोगे? आप लोन नहीं लोगे। इस कारण बाजार में जो पैसा है, जो जो पैसा बाजार में घूम रहा, वो वर्तमान में कहां पहुंच जाएगा? वो बैंक में ही रहेगा। और जब बाजार में नगद आरक्षित अनुपात यानी तरलता, तरलता का मतलब होता है मुद्रा से, जब बाजार में मुद्रा कम हो जाएगी तो लोगों के पास में पैसा कम होगा। जब लोगों के पास में पैसा कम होगा तो बाजार में भी चीजें क्या होंगी भैया? वो कम ही खरीदेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति के पास में 500 रुपए हैं, एक के पास में 1000 रुपए हैं, दोनों सामान खरीदने के लिए गए। अब जब सामान खरीदने के लिए गए तो एक प्याज वाले के पास में पहुंचे। पहुंचने के बाद में जिसके पास में 500 रुपए थे, उसने कहा भाई 1 किलो प्याज कर दो। मतलब सबसे पहले पूछेगा कि प्याज का रेट बताओ भाई, कितने रुपए किलो है? उसने कहा भैया 60 रुपए किलो है। तो बहुत सा आदमी क्या सोचेगा, यार 60 रुपए किलो, हमें और भी सामान खरीदना है, एक काम करो आधी किलो कर दो, आधी किलो कर दो। मतलब अपनी खपत में कमी करी, अपनी मांग में क्या कर दी? कमी कर दी। आधी किलो प्याज ली 30 रुपए की। वहीं पर दूसरा आदमी है, वो गया जिसके पास में 1000 रुपए थे, कि भैया प्याज का रेट भाई 60 रुपए किलो है, तो एक काम करो 3 किलो कर दो, 3 किलो प्याज कर दो। कितने रुपए की बैठी? 180 रुपए की। तो उसका तो वहां से उसके पास में अधिक रुपया है, उसके पास में कितने हैं? अधिक रुपए हैं, तो उसकी मांग कैसी बढ़ी? उसकी मांग बढ़ जाएगी। और जिसके पास में पैसा कैसा है? जिसके पास में पैसा कम है, उसकी मांग कैसी होगी भैया? उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस चीज का प्रभाव किस चीज पर पड़ेगा? बाजार पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में खाने पीने के संसाधन सीमित हैं। और जिसके पास में अधिक पैसा होगा वो क्या करेगा? वो खाने पीने की वस्तु तो खरीदेगा ही, और उसे कैसे करेगा? फालतू खरीद कर रख लेगा घर में। जब बाजार में चीजों का अभाव पैदा हो जाएगा, समझना, जब बाजार में किसी चीज का अभाव पैदा हो जाएगा तो उसकी महंगाई कैसी बढ़ती चली जाएगी, उसके रेट हाई पहुंच जाएंगे। कई बार क्या होता है, बाजार में हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी आज के बाद में नमक नहीं मिलेगा बाजार में, तो लोग क्या करते हैं, कई कई कट्टे नमक के घर खरीद कर ले आएंगे, और उसे भी अधिक रेट पर। उसे क्या कहते हैं? उसी व्यवस्था को काला बाजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला बाजारी कहते हैं।
काला बाजारी से मतलब होता है एक तो अफवाह फैलाई गई, जो बड़े बड़े स्टॉक करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहला कारण तो अफवाह फैलाते हैं कि भाई बाजार में इस चीज की कमी होने वाली है। दूसरा कारण क्या करेंगे, उसे स्टॉक करके घर में रख लेंगे या गोदामों में भर लेंगे और बाजार में क्या कर देंगे भैया, उस सामान की अभाव पैदा कर देंगे। इससे क्या होगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसका संबंध भैया रेपो रेट का संबंध किससे बढ़ रहा, सीधा सीधा रेपो रेट का संबंध किससे बढ़ रहा, महंगाई से बढ़ रहा। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर मंदी की। एक तो होती है महंगाई यानी मुद्रास्फीति, दूसरी आती है मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति। उस स्थिति में क्या होगा, जनता के पास में पैसे की कमी पड़ गई। अब जब जनता के पास में पैसे की कमी पड़ेगी तो उसकी मांग कैसे हो जाएगी, उसकी मांग कम हो जाएगी। जब लोगों की मांग कम होगी, जब लोगों की देखो लोगों की मांग तो अभी भी पूरी बनी हुई है, लेकिन जनता के पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्रय क्षमता नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है। मतलब मेरी मांग तो अभी पूरी बनी हुई है, मेरी खरीदने की क्षमता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भैया, सब बाजार से सामान खरीदूंगा नहीं। क्योंकि यदि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप बाजार में सब्जी खरीदने नहीं जाएंगे, आप बेशक चटनी से ही खाना खाएंगे लेकिन बाजार में सामान खरीदने नहीं जाएंगे। जब ये व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी तो भैया कैसे हो जाएगी, क्रय क्षमता कम होगी, और क्रय क्षमता कम होने के बाद में जो होगा आपूर्ति आपूर्ति या उत्पादन कैसा होगा, कम होगा। उत्पादन करने के लिए किनकी जरूरत पड़ती है, वर्कर की। जब वर्कर की जरूरत पड़ेगी तो रोजगार भी कैसा होगा, रोजगार भी कम होगा। जब रोजगार कम होगा तो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, देखना जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, अब वे भी क्या करेंगे, अपने सामान खरीदने की क्षमता में कमी करेंगे। क्योंकि आप एक बार देखो, आपके पास में 10 दिन काम लग रहा महीने में, तो वो व्यक्ति कैसा करेगा, कम खर्चा करेगा। किसी व्यक्ति का काम कितने दिन लग रहा, पूरे 100 के 30 के 30 दिन लग रहा, वो व्यक्ति अधिक खर्चा करेगा। मतलब लोगों का रोजगार छीना। जैसे ही लोगों का रोजगार छीना, फिर मांग कैसी कर देंगे, कम कर, उनकी मांग तो भी पूरी रहेगी लेकिन उनकी खरीदने की क्षमता, वो तो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये एक दूसरे से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। उसी तरह से आरबीआई क्या होती है, आरबीआई में एक निश्चित दर होती है जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो या फिर रेपो रेट दर। उसे ही आरबीआई घटाते बढ़ाती रहती है महंगाई को देख करके। तो इसमें लिखेंगे भैया नोट पॉइंट डाल करके। हालांकि जो चीजें मैंने तुम्हें बताई वही चीजें यहाँ पर लिखनी है। लिखेंगे वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक कहते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। इस पर आरबीआई ब्याज देती है। इस पर आरबीआई क्या करती है, ब्याज देती है। जब बाजार में इसके प्रभाव लिखेंगे यहाँ पर, प्रभाव या उपयोग, सीआरआर के उपयोग, सीआरआर के उपयोग लिखेंगे महंगाई की स्थिति में, उपयोग ऐड डाल करके जब महंगाई हो, पहला ऑप्शन लिखेंगे जब महंगाई हो, एक स्थिति। दूसरी स्थिति लिखेंगे जब मंदी हो, जब मंदी की स्थिति या मुद्रास्फीति, मंदी मुद्रास्फीति से कहते हैं। अब जब महंगाई वाला ऑप्शन आ जाएगा वहां पे क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। तो दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दर यहाँ पर क्या हो जाएगी, दर सीआरआर दर, दर को आरबीआई बढ़ा देगा। यहाँ पर क्या होगा, मुद्रास्फीति होगी,
CRR दर को RBI घटा देती है। अब देखना यहीं पर इसी ग्राफ में देखते रहना। हालांकि इसी को मैंने तो बता दी, CRR दर बढ़ेगी, CRR दर कैसी है भैया, बढ़ गई। तो बैंक के पास में कैसा पैसा बचा, बैंक के पास में पैसा कैसे होगा भैया, कम होगा। जब बैंक के पास में पैसा कम होगा तो लोन दर कैसे कर देंगे, लोन दर हाई कर देंगे, तो लोग कैसे कर, लोग क्या देंगे, जब लोन की दर हाई हो जाएगी तो बाजार में पैसा कैसे होगा भैया, कम होगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रण। दूसरी बात आते हैं यहाँ पर, CRR दर कम करने पर क्या होगा, बैंक के पास पैसा अधिक होगा, कैसा होगा, अधिक होगा। जब बैंकों के खुद के पास पैसा अधिक होगा तो लोन की दर कैसे करेंगे, लोन दर सस्ती कर देंगे, तो बाजार में पैसा, मार्केट में पैसा कैसा होगा, अधिक होगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रण। और जब बाजार में पैसा होगा तो मुद्रास्फीति कैसे जाएगी, नियंत्रण हो जाएगी। तो यही कुछ चीजें थी हमारी CRR से संबंधित। अब देखो मैंने तो बताया था यहीं पर, तो कब इसकी दर बढ़ेगी कब घटेगी, तो ये चीजें लिखा है मैंने यहाँ। दूसरी लिखेंगे यहीं पर, वर्तमान में CRR दर 4% है, यह घटती बढ़ती रहती है। ये क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। तो CRR आपको समझ में आया। इसके बाद में आता भी है रेपो रेट दर। दूसरी हेडिंग डालेंगे रेपो रेट दर। इसमें लिखेंगे, अब देखो वही स्थिति सामने निकल कर आ गई, मतलब बैंकों ने पैसा लिया और जनता में अधिक लोन बांट दिया। अब जनता अपना पैसा मांगने के लिए वापस आ रही किसी भी बैंक से, तो बैंक कहाँ जाएगा, सरकार से कह नहीं सकता कि मोदी जी आप मुझे इतना पैसा दे दो, योगी जी आप मुझे इतना पैसा दे दो। कहाँ जाएंगे, बैंक तो बैंक से पैसा लेगा। किससे लेगा भैया, वो RBI से पैसा लेगा। जब देखेंगे इसमें, जब वाणिज्यिक बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है तो वह RBI से लोन लेता है। RBI से क्या लेता है, लोन लेता है। अब लेंगे 30 दिन के लिए। RBI से लोन लेता है रेपो रेट दर पर। अब RBI से लोन लेता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब RBI ने लोन रेपो रेट दर कैसी कर दी, कम कर दी, तो बाजार में पैसा कैसा होगा, अधिक हो जाएगा। जब पैसा अधिक होगा तो सब जनता के पास पैसा कैसे पहुंच जाएगा भैया, पैसा कम पहुंच जाएगा। जनता के पास में पैसा कम होगा तो महंगाई क्या हो जाएगी, नियंत्रण लिखेंगे। रेपो रेट दर, रेपो रेट
दर। यदि रेपो रेट दर बढ़ा दे तो कैसे हो जाएगी भैया, बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो अगले स्टेप क्या हो जाएगा, अगली स्टेप हो जाएगी बैंक के पास आरबीआई से बैंक लोन कैसे लेंगे, कम लेंगे, बैंक लोन कम लेंगे तो बैंक के पास कैसा पैसा होगा, बैंक के पास पैसा कैसा होगा भैया, कम होगा, बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। जब बैंक के पास पैसा कम होगा तो जनता को लोन कैसा मिलेगा, जनता को लोन कम मिलेगा, जनता को लोन कम मिला तो बाजार में पैसा हो कैसा हो भैया, बाजार में पैसा क्या हुआ, बाजार में पैसा कम, बाजार में पैसा कम। जब बाजार में पैसा कम होगा तो क्या हो जाएगी भैया, मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति नियंत्रण। देखना ये चीजें जुड़ी हुई हैं, महंगाई से, मंदी से, इन सब चीजें जुड़ी होती है, बैंक दर वगैरह सब चीजें एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी बात यहीं पर निकल कर सामने आए, दूसरी बात क्या निकल कर सामने आएगी यहाँ पर, यदि हम रेपो रेट दर क्या करें, यदि हम रेपो रेट दर कैसे कर दें, कम कर दें, रेपो रेट दर कैसे कर दें, कम कर दें, तो वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक लोन कैसा लेंगे, लोन अधिक लेंगे, अधिक लेंगे तो बैंक के पास पैसा कैसा हो जाएगा, बैंक के पास पैसा अधिक हो जाएगा। जब पैसा बैंक के पास अधिक हो जाएगा तो जनता को लोन कैसे मिलेंगे, जनता को लोन कैसे मिलेंगे, सस्ते व ज्यादा, सस्ते ज्यादा लोन मिलेंगे तो बाजार में पैसा, बाजार में पैसा कैसा हो जाएगा भैया, अधिक। जब बाजार में पैसा अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगी भैया, मुद्रा अस्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रण हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे चीजें जो जुड़ी हुई होती है, मैंने तो बताया था जब हम लोगों के पास पैसा अधिक पहुंच जाएगा तो महंगाई बढ़ती है, तो चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई होती है भैया। अब बैन हो गई, अब आती है हमारी रिवर्स रेपो रेट दर, क्या भैया, रिवर्स रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जब बाजार में पैसा अधिक होता है, जब बाजार में पैसे क्या होता है, अधिक होता है, लिखेंगे जब बाजार में पैसा अधिक हो, जब बाजार में पैसा अधिक हो तथा तथा क्या हो, तथा महंगाई अधिक हो, तथा महंगाई बढ़ रही हो, जब बाजार में पैसा अधिक हो तथा महंगाई बढ़ रही हो तो तब आरबीआई क्या करता है, तब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उल्टा लोन लेता है, तब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उल्टा लोन लेता है, उल्टा लोन लेता है, या लोन की भाषा में क्या हो, या उल्टा लोन लेता है, इस तरह से लिख दो, उल्टा लोन लेता है। अब जब उल्टा लोन लेता है तथा महंगाई को नियंत्रण करता है, तथा महंगाई को नियंत्रण करता है,
देखो चीजें कैसे बदलेंगे। रिवर्स रेपो रेट दर, यदि हम रिवर्स रेपो रेट दर को बढ़ा दें, रिवर्स रेपो रेट दर को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा भैया, अधिक बैंक क्या करेंगे, सारा पैसा तो जनता में बांटते नहीं। अब ये बैंक जो होंगे ये पैसा देंगे आरबीआई को जमा करने के लिए। आरबीआई को क्यों देंगे, क्योंकि आरबीआई में इनकी सिक्योरिटी ज्यादा है पैसे की। आरबीआई के पास में सिक्योरिटी कैसी है, ज्यादा है। हम तुम तो लोन लेंगे इनका वापस ना करें, कौन क्या उखाड़ देगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन आरबीआई को यदि लोन देंगे तो उनसे पैसा मिल जाएगा, पूरा 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 भरोसा होता है, तो आरबीआई को पैसा देंगे। देखेंगे रिवर्स रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट यदि रिवर्स रेपो रेट ऊपर की तरफ हो तो बैंक ज्यादा पैसा कहां करेंगे भैया, आरबीआई में जमा। ज्यादा पैसा आरबीआई में जमा करेंगे, आरबीआई में जमा करेंगे तो क्या हो जाएगी भैया, लोन की दर, लोन दर महंगी हो जाएगी, लोन दर महंगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया, जनता कम लेगी, जनता कम लोन लेगी। जब जनता कम लोन लेगी तो बाजार में पैसा कैसा होगा, बाजार में पैसा कैसा होगा, कम होगा। जब बाजार में पैसा कम होगा तो क्या होगा भैया, महंगाई नियंत्रण, महंगाई नियंत्रण। मतलब ये अपना पैसा कहाँ जमा कर देंगे भैया, यदि बैंक में जमा कर देंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे पैसा, तो गरीब जनता को, मतलब अभी ने देखो जब इन्हें अधिक पैसे अधिक दर पर लोन जमा करने के लिए यहाँ मिल रहा बैंक में, तो इस जनता को क्यों क्यों कम पैसे में लोन देंगे, जनता को नहीं देंगे तो लोन की दर कैसे हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, लोन की दर बढ़ जाएंगी, जिससे बाजार का पैसा कहाँ पहुंच जाएगा भैया, आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। यदि लिखेंगे सेकंड स्थिति में, रिवर्स रेपो दर, यदि रिवर्स रेपो दर कम कर दें, कम रहेंगी तो क्या होगा, तो बैंक कम पैसा जमा करेंगे, कम पैसा जमा करेंगे आरबीआई में। आरबीआई में कैसा पैसा जमा करेंगे, कम पैसा जमा करेंगे। आरबीआई में कम पैसा जमा करेंगे तो बैंकों के पास कैसा पैसा होगा, बैंकों के पास पैसा कैसा होगा भैया, अधिक होगा, पैसा अधिक होगा तो लोन दर कैसी होगी भैया, सस्ती। जब लोन की दर सस्ती हो जाएगी तो जनता को कैसे लोन मिलेंगे, जनता लोन अधिक लेगी तो बाजार में पैसा कैसा होगा भैया, बाजार में पैसा कैसा होगा, अधिक होगा, अधिक होगा तो मुद्रा अविस्फीति नियंत्रण, मुद्रा अविस्फीति नियंत्रण। तो ये कहते हैं भैया हमारी रिवर्स रेपो रेट दर वगैरह थी जो इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मुद्रा संकुचन, मुद्रा विस्फीति वगैरह से कहाँ पूछे जाते हैं, आपके इसमें बैंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो तो पता है कैश रिजर्व रेशियो कितना रुपया बैंक में जमा करना होता है, इसका प्रभाव, इसकी दर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी दर को कम कर देंगे तो क्या होगा। दूसरा निकल कर यहाँ से आया था भैया, सीआरआर दर को आरबीआई बढ़ा देता है तो महंगाई वगैरह मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाती है, और सीआर दर को आरबीआई घटाए तो क्या होता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण होती है। वर्तमान में सीआर दर 4% है, मैंने तुमको बताई। रेपो रेट दर बताया, रेपो रेट दर का बाजार पर प्रभाव, रिवर्स रेपो रेट दर घटाएंगे तो क्या होगा, बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो ये क्या थी हमारी बैंक दर थी।
तो ये चीजें क्या थी भैया, आरबीआई की बात महंगाई को नियंत्रण करने से संबंधित चीजें थी। अब बात आती है इसके बाद में एनडीटीएल, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एनडीटीएल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीटीएल। एनडीटीएल में लिखेंगे कुल जमा व एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल लिखेंगे प्रत्येक 15 दिन में बैंक कैलकुलेशन करके आरबीआई को बताती है कि उसने 15 दिन में कितना लोन दिया, वह कितना जमा हुआ, वह कितना कैश बैंक में जमा हुआ, इस तरह से बैंक में जमा हुआ। मतलब आरबीआई को बताती है, ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे भैया एक बताओ, मतलब आरबीआई को क्या पता कि एसबीआई के पास में कितने रुपए जमा हुए कितने नहीं, या पीएनबी के पास में कितने रुपए जमा हुए कितने नहीं, उनके पास में जितने आ रहे उससे कम आरबीआई को बता दो और अपना सारा पैसा कहाँ कर दो भैया, लोन में बांट दो, इन्हें अधिक फायदा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, इनका लाइसेंस खत्म हो जाएगा यदि इस तरह से इन्होंने बताया, क्योंकि एनडीटीएल के अनुसार प्रत्येक 15 दिन बैंक कैलकुलेशन करके आरबीआई को बताता है कि इस 15 दिन में कितना रुपया जमा हुआ और कितना उसने लोन के रूप में बांट दिया। अब देखो जमा भी दो तरह की होती हैं, जमा कैसी होती हैं, जमा के प्रकार, एक तो होती है भैया कौन सी, फिक्स डिपॉजिट, एक तो क्या होती है एफडी। पहली वाली क्या होती है एफडी, इसे कहते हैं भैया फिक्स डिपॉजिट, को इसे बोलते हैं भैया आवर्ती जमा। अब ये क्या होती है, ये फिक्स डिपॉजिट एफडी और आवर्ती जमा क्या होती है, इसलिए होती है मतलब आपने पैसे जमा करने गए, आपने कहा कि भाई मैं 3 साल से पैसे पहले नहीं लूंगा, अब जब आप 3 साल से पैसे पहले नहीं लेंगे तो बैंक को क्या हुआ, सुनिश्चित हुआ कि भैया ये भैया 3 साल से पहले पैसे नहीं लेगा, इसका मतलब उससे पहले पैसे लेने नहीं आएगा, तो हम इस पैसे को बेहिचक होकर लोन पे चला देंगे, लोन में बांट देंगे, मतलब ये अपने निश्चित टाइम से पहले आने का नहीं। तो इस पैसे में क्या होती है, यहाँ पर दर अधिक मिलेगी, यहाँ पर जमा करने वाले को अधिक ब्याज दर मिलती है, अधिक ब्याज दर मिलती है, चूंकि इस पैसे को बैंक बेहिचक लोन पर चला देता है, क्योंकि इस पैसे को क्योंकि यह पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा होता है, एक निश्चित समय के लिए जमा होता है, तो बैंक इसे
निडर होकर लोन में बांट देती है। अब देखो निडर होकर लोन में बांट दिया क्योंकि बैंक को पता है कि अपने समय से पहले लोग ये फिक्स्ड डिपॉजिट वाले पैसा लेने नहीं आएंगे। इसका लेने क्या मिलता, इसका लेने अधिक फायदा मिलता। लेकिन यदि बात करें हम इसकी आवर्ती जमा की तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर ब्याज दर क्या मिलेगी, ब्याज दर कम मिलती है जमा करने वाले को। यहाँ पर क्या होगा भैया, ब्याज की दर कम मिलेगी जमा करने वाले को। क्यों मिलेगी कम, क्योंकि क्यों मिलेगी कम, क्योंकि यहाँ पता नहीं होता कि जमा करने वाला जमा करता कब अपना पैसा लेने आ जाए। तो क्या भैया हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट आवर्ती के प्रकार थे, जमाओं के प्रकार थे, थोड़ी बातें हमने इनके बारे में चर्चा करी। अब बात आती है भैया इससे अगली बात हमारी कि भैया ऐसा क्यों होता, फिक्स्ड डिपॉजिट करते समय के लिए होती है। जैसे एफडी वगैरह में ब्याज कम मिलता, अधिक मिलता, कभी 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो हम कहते हैं वो एफडी के प्रकार होते हैं। इस पैसे को बैंक निश्चित निडर होकर के कहाँ चलाते हैं, ब्याज पे लाते हैं। जबकि आप पैसा वैसे जमा करने जाएंगे उस पर ब्याज कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि भैया आपका नहीं पता आप कब अपना पैसा वापस मांगे उनसे पहुंच जाए। तो क्या होती है भैया, अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं बैंकिंग में। अब बात आती है भैया आरबीआई के गुणात्मक उपाय। आरबीआई के गुणात्मक उपाय लिखेंगे दूसरे हेडिंग, आरबीआई के गुणात्मक उपाय। आरबीआई के गुणात्मक उपाय मैंने तुम बता भी यहाँ पर कहाँ चले गए हम। देखो मैं जब हम पढ़ रहे थे शुरू में ही, तो मैंने तुम बताया था आरबीआई दो तरह से कवर करते चीजों को। किस तरह से, मैंने तुम्हें मात्रात्मक उपाय, सीधी कार्रवाई, मार्जिन मनी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रतिभूति देख दिया। तो 3-4 प्रकार की चीजें होती हैं, हम देख लेंगे। गुणात्मक उपाय, अब इस गुणात्मक उपाय में आती है सीधी कार्रवाई। सबसे पहला पढ़ेंगे सीधी कार्रवाई, कमर्शियल बैंकों पर सीधी कार्रवाई। पहली हेडिंग लिखेंगे इसमें कमर्शियल बैंकों पर या इस तरह की सीधी कार्रवाई। पहले है महंगाई को नियंत्रण करने वाली चीजें थी, बाजार को नियंत्रित करने वाली कुछ चीजें थी। उसी में पहले हेडिंग लिखेंगे यदि कोई बैंक आरबीआई की गाइडलाइन नहीं मानता, आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करता, गाइडलाइन का पालन नहीं करता है, तो आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस रद्द करता है। लाइसेंस रद्द कर सकता है, आरबीआई करता उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है। दूसरी आती है भैया हमारी दूसरी क्या आ जाएगी हमारी खुले बाजार की प्रक्रियाएं।
खुले बाजार की प्रक्रियाएं लिखेंगे दूसरी हेडिंग डाल करके। खुले बाजार की क्रिया, जब क्या होगा, जब महंगाई अधिक होती है, जब महंगाई अधिक होती है तो आरबीआई क्या करेगी, तो आरबीआई अपने बॉन्ड व प्रतिभूति बेच देती है, इससे क्या होगा, भैया, प्रतिभूति बेच देगी, प्रतिभूति विक्रय, करेगी तो क्या होगा भैया, तो बाजार का पैसा कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास। तो बाजार का पैसा कहाँ पहुंच जाएगा, बाजार में पैसा कम हो जाएगा, पैसा कहाँ पहुंच जाएगा, बाजार में पैसा कम हो जाएगा। तो क्या जाएगी, मुद्रास्फीति यानी महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी, मुद्रास्फीति कैसे जाएगी, नियंत्रण हो जाएगी। तो ये कहते हैं ये हमारी आरबीआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हुआ कैसे, आरबीआई ने अपनी प्रतिभूति बेच दी, तो मैंने खरीद ली, किसी और ने खरीद ली, तो हमारे पास में जो पैसा था, जो पैसा बाजार में घूमना था, वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा आरबीआई के पास में चला गया। अब इतना कुछ होने के बाद क्या होगा, तो पैसा आरबीआई के पास में चला गया, तो बाजार में पैसे का अभाव देखने को मिला। जब बाजार में पैसे का अभाव देखने को मिलेगा तो क्या होगा भैया, मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। तो दोस्तों ये क्या थी आज की हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास थी, और आज हमने इस इकोनॉमिक्स की क्लास में आरबीआई के कार्य है, आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा करी और देखा किस तरह से आरबीआई करता अपना काम करता। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।